हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और ये फिजिक्स की अरे गुरुदेव वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश की वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र बहुत बड़ी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का बेटा ये सेकंड क्लास है, तगड़ी वाली क्लास। चैलेंज है कि जो बच्चे पढ़ेंगे ना एकदम जहर वाला ये आपका क्या है हैंडरेड नोट्स पर आधारित एकदम वीडियो आपको दे रहे चपुआ वाला। बहुत ज्यादा समय का है बर्बाद करना है। अब वही चीज लिखते रहे एक घंटा है। क्या बकवास करने का मतलब है। हम आपको ऐसा समझाएं कि जब सर ना समझ में आए तो उसके बाद कमेंट करिएगा कि गुरुदेव समझ में नहीं आया। पांडे सर द्वारा इंग्लिश क्लास चल रही है। भैया हम शिवम आपका पूरा पूरा फिजिक्स और बायोलॉजी और हिंदी आने वाले दिन केमिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे। और हाँ एक बात ध्यान देना, 30 नवंबर तक आपको पहले ही फिजिक्स पूरी कंप्लीट करा देंगे। थोड़ा टाइम दीजिएगा वक्त चाहिए, ठीक है ना। और 2 बैच हैं, महाभारत बैच, रामायण बैच। ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गूगल पे स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। गुरुदेव पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अरे करे जवा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारे पीडीएफ नोट्स मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ये गुरुदेव कौन सा लेक्चर है? ये गुरुदेव कौन सा लेक्चर बेटा? लेक्चर नंबर आपका 2 है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र एनसीईआरटी किताब का मैं पढ़ा रहा हूँ। गुरुदेव कौन सा बोर्ड यार चाहिए? यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, किसी भी बोर्ड से एनसीईआरटी चल रहा है तो बिल्कुल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर नहीं आएगा। पूरा हम किताबियां पढ़ा रहे तगड़े से, ठीक है ना। हमने कल आपका क्लास करवा दिया था। आज हमारा ये लेक्चर नंबर सेकंड में अगली हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आवेश का क्वांटम। मैं आपको क्वांटा बताया था। क्या बताया था? क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है बेटा बंडल का पैकेट। क्या है? पैकेट। और एक क्वांटा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। तो आवेश का क्वांटम क्या होता है ध्यान देना। मान लीजिए परिभाषा आ जाए कि आवेश का क्वांटम क्या है। अभी एक सवाल यहां से बनता है कि इतने इतने आवेश में कितनी इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी। ऐसा सवाल आपको न्यूमेरिकल देखने मिलता है। बट उसको करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ना फॉर्मूला की। तो वो फॉर्मूला देखिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आवेश का क्वांटम क्या होता है? तो किसी वस्तु, वस्तु का मतलब होता है चालक। अच्छा, जो चालक रहेगा उसी में तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अच्छा गुरुदेव ये बताइए, हम किसी भी कुचालक को चालक कैसे बनाएंगे? कुछ मत करिएगा, दो ठो लीजिए अचालक को, दही को रगड़ दो। क्या कर दो बेटा? रगड़ दोगे तो दोनों पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब विनिमय हो जाएगा। उसके कारण वो क्या बन जाएगी? चालक बन जाएगी। गुरुदेव उदाहरण के लिए अरे भैया कंघी ले लीजिए, कंघी को अपने बाल से गड़िए, उसके बाद आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए। वो कागज के टुकड़े क्या करेंगे? कंघी की तरफ आकर्षित करेंगे। यानी कि हमारा कंघी पहले क्या था? अचालक था। हमने बाल से रगड़ दिया तो क्या बन गया? वो चालक बेटा बन गया। ध्यान देना, ठीक है ना। तो आवेश का क्वांटम क्या है? किसी वस्तु, वो वस्तु क्या होनी चाहिए? चालक होनी चाहिए। चालक का मतलब समझिए ना, जिसमें धनावेश और ऋणावेश है। पर आवेश यानी क्यू, पर आवेश क्यू यानी कोई वस्तु है जो कि चालक है, उस पर उपस्थित आवेश क्या है? क्यू है। और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का सदैव क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है मतलब किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर यानी किसी चालक पर उपस्थित आवेश और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। यानी कि ये हमारा किसी चालक पर आवेश क्यू और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अच्छा गुरुदेव ये तो इलेक्ट्रॉन समझ में आया, ये आवेश समझ में आया। हे गुरुदेव हमारा इनका आयन कहाँ से आ गया? अरे भैया इलेक्ट्रॉन तो संख्या में रहेंगे, एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, चार इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। यानी कि जो हमारा किसी वस्तु पर आवेश, वस्तु कैसा हो? चालक पर, और चालक हो और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन ई। अच्छा प्लस माइनस का मतलब होता है क्या? हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव भी हो सकता है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या है। क्यू क्या है? आवेश है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब यहाँ पे है जहां आप लिख सकते हैं प्लस माइनस। गुरुदेव धनावेश एवं ऋणावेश, वो इलेक्ट्रॉन हमारा गुरुजी धनावेश भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अगर जवाब ऋणावेश भी हो सकता है। ठीक है। ई क्या है गुरुदेव?
इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा गुरुदेव ये ई का मान कितना होता है? अरे गुरुदेव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान देना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बिटवा होता है। क्या होता है? आवेश होता है। कोनो दिक्कत है का? हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना। एक बात ध्यान देना, आप बहुत हाई फाई से पढ़िए, अरे उनसे बेहतर नोट्स है यार, हम आपको पढ़ा रहे हैं तगड़ा से। अच्छा गुरुदेव, आपके पास एक्सपीरियंस का है? भैया इंजीनियर है, अच्छा फार्मासिस्ट है, भैया डॉक्टर भी, मतलब सब करके बैठे हुए। टेंशन ना लो टेंशन ना लो, सब पढ़ाएंगे तगड़ा ना। अच्छा, पढ़ाने पे आएंगे तगड़ा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे ना कि एकदम दिमाग में घुस जाएगा जिंदगी भर। यानी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सभी कभी बोलोगे का, अरे गुरुदेव आधा इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए, 1/3 इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए, कभी नहीं होता। यानी जो n का मान होगा वो आधा, 2/3 यानी 2 का तिहाई, 3 का चौथाई, कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है n इज नॉट इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4 या 5/3, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। आधा कभी नहीं हो सकता। तो n का मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया नहीं? हाँ गुरुदेव समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। यहीं पे लगे हाथ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देख ले। हाँ चले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बेटा है, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें फॉर्मूला पता है, Q बराबर N ही। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी जो n होता है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n निकालना है तो n रखिए, e यहाँ पे गुणा में किस में चला जाएगा? भाग में। और यहाँ पे q क्या बेटा? q हमारा आवेश है। आवेश कितना बेटा? यहाँ पे 1 कूलाम है। आवेश कितना है? 1 कूलाम है। और e क्या है? e का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या हो जाएगा? 19 कूलाम। और q का मान 1 कूलाम दिया है, भाग दे दीजिए, यानी कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1 कूलाम ऊपर और इतना कूलाम नीचे, कूलाम से कूलाम कैंसिल, इतने में भाग करेंगे तो आ जाएगा n बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और यही का आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया नहीं? अच्छा गुरुदेव बताइए, हमें एक बात समझ में आया, आवेश, बट ये आवेश को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या विधियां होनी चाहिए? अगर मान लीजिए आपको पता है कि अच्छा ये आवेश होता है, ऐसे हम रगड़ के आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, घसड़ करके आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, बट इसकी कौन कौन सी प्रोसेस है? अगर किसी को चोर बनाना हो तो कौन कौन सी विधि है? सबसे पहला, उसको चोरी करना सिखा दो। दूसरा, उसको आवश्यकता, उसको गरीब बना दो तो चोरी करेगा ही करेगा। और तीसरा, उसको जरूरत हो ठीक है ना? तो ये सारी विधियां हैं। तो आवेशन की कौन कौन सी विधियां? सबसे पहले बेटा घर्षण विधि। घर्षण विधि जो कि मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, घर्षण विधि के बारे में, कि इसमें क्या होता है, दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, विनिमय होता है, जिसके कारण वो वस्तु क्या हो जाती है? चालक हो जाती है। यानी कि हम घर्षण के द्वारा आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। घर्षण की सहायता से बेटा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? यानी कि इसमें दो कुचालक, कुचालक का मतलब होता है उसमें अभी आवेशन नहीं है, वो शांत बैठा हुआ है, उसको छेड़िए मत। जब हम किसी चीज को छेड़ते हैं तभी दिक्कत उत्पन्न होती है। अरे छेड़िए ही मत, हम चीजों को छेड़ेंगे ही नहीं, और जब उसको छेड़ेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इसमें दो कुचालक वस्तुओं को क्या करते हैं? परस्पर रगड़ किया जाता है। तो घर्षण के पश्चात वस्तुएं क्या बन जाती हैं? चालक बन जाती हैं। चालक बन जाती हैं। कैसे? मैंने आपको बताया है, आप कंघी लीजिए, कंघी को लगा के रगड़ दीजिए, रगड़ दीजिए, तो कुछ समय बाद देखेंगे कंघी गर्म हो जाएगी, एकदम एकदम गर्म हो जाएगी गुरुदेव। और जब हम उसको कचड़े के आसपास ले जाएंगे तो कचरा उसमें चिपकने लगेगा, यानी घर्षण के द्वारा आवेश क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक वस्तु है, एक वस्तु है कि दूसरी वस्तु से हम क्या कर दिए? रगड़ दिए, रगड़ दिए, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो यही क्या हो जाता है? ये आवेशित हो जाते हैं। दोनों क्षण क्या हो गए?
आवेशित हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, विनिमय हो गया, स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण हो गया। ठीक है। अच्छा, आवेश उत्पन्न करने की गुरुदेव ये दूसरी विधि कौन सी है, ये दूसरी विधि कौन सी है बताइए ना। तो दूसरी जो विधि है वो है बेटा चालन विधि। क्या है चालन? अच्छा, ये क्या है गुरुदेव चालन? अरे चालन का मतलब ही नहीं होता पकड़ के चलना गुरुदेव, सीमेंट बालू चाल रहे हैं, वो वाला चालन नहीं कि मम्मी से आपने बोला कि मम्मी रोटी बनाई है आज, अब जो आटा आया है उसको चलनी में डाल के चाल रही है, तो बेटा वो चालन नहीं है। तो चालन कौन सा है? चालन का मतलब होता है चलना, चलने वाला चालन। जैसे समझिएगा कि आप है और एक आपका पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी है। पड़ोसी की आदत है कि दूसरों के बगीचे से क्या चुराना, अमरूद को चुराना, आम को चुराना या किसी फल को चुराना। ठीक है। अब गर्मी की छुट्टियों में हम भी गुरुदेव गांव आए हैं, हमारा पड़ोसी चोरी करता है, हम भी उसके साथ रहना शुरू कर दिए। अब वो तो चोर था, हमहू को चोरी सिखा दिया। ठीक है ना? हमें भी क्या सिखा दिया? चोरी। मतलब कि हम किसी के साथ जैसे रहते हैं वैसे ही क्या होते हैं, बन जाते हैं। मतलब समझिएगा, अगर हम चोर हैं, हम चोर हैं मतलब कि मेरे अंदर चोर की क्वालिटी नहीं थी। एक बात बताइए, हम हैं तो हमारे अंदर सारी क्वालिटी है, कह सकते हैं अभी हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं मतलब कि ना हमारे पास धन है ना रीडावेश है, हमारे पास ना धन है ना रीडावेश है। हाँ, कोई बगल में आया बैठ गया, हम क्या हो गए? आवेशित हो गए। अगर वो धन आवेशित है तो हम ऋणावेशित हो गए, तभी तो आकर्षित होगा। अगर हम धनावेशी वो धनावेशित है तो हम ऋणावेशित होकर आकर्षित हो गए। तो इसको क्या कहते हैं? चालन। चालन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु क्या है बेटा, क्या है, वो एकदम वहां पर बैठी है और कोई दूसरी वस्तु आती है तो वही गुण उसके अंदर डाल देती है, उसी को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। मतलब समझिएगा, चालन मतलब समझे ना कि हम चोर नहीं थे, पड़ोसी के साथ रहते रहते चोरी करना सीख गए। और यही विधि क्या कहलाती है बेटा? चालन कहलाती है। मतलब कि जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तुओं को लाया जाता है, लाया जाता है तो संपर्क के पश्चात यानी कि संपर्क आपस में आने के बाद वस्तुओं पर समान आवेश का वितरण हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। तो चालन के द्वारा आवेशन का मतलब समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हम चोर नहीं थे, लेकिन पड़ोसी आया, हमें क्या सिखा दिया बेटा? चोरी करना सिखा दिया। हमें क्या सिखा दिया? चोरी करना सिखा दिया। वही क्या है आपका? चालन विधि है। जैसे कि समझिएगा, यहाँ पे कोई हमारी ए वस्तु है जो कि क्या है? धनावेशित है, ये आवेशित है, ये आवेशित है, मतलब इसमें कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। इस पे क्यू आवेश है, इस पे जीरो आवेश है। इन देखेंगे तो दोनों का अगर लेंगे तो क्यू प्लस 2/2 यानी कि बाई ट्यू आवेश है। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को ले आते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं? ले आते हैं आपस में। जब हम संपर्क में लाते हैं तो ए पर भी धन आवेशित हो जाता है और बी पर भी धन आवेशित हो जाता है। जिसपे जो जितना इस पे आवेश है उतना ही इस पे आवेश आ जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। ये ना समझ में आया तो मत समझिए, ये ना समझ आया ना समझिए। मतलब कुल मिला के ये हमारा ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, ये आवेशित है, ये आवेशित है। अभी ये दोस्त बना है, अभी चोर नहीं बना है। अब आया तो चोरी करना सीख गया, यानी कि ये भी आवेशित हो गई, ये भी आवेशित। इस पर कुल आवेश क्या था? क्यू था। अब आवेश बराबर बराबर बटेंगे, यानी कि आधा इस पे आ गया, आधा इस पे आ गया। अब इस पे पूरा क्यू था, एक था और ये जीरो था। जब आपस में आया तो आधा ये आधा, यानी कि समान आवेश का क्या हो गया? वितरण हो गया। इसी को क्या कहते हैं? चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। क्लियर हुई कि नहीं बात बेटा? क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई कि नहीं? हाँ गुरुजी हो गई। अगला क्या है? प्रेरण द्वारा। अच्छा, प्रेरणा द्वारा। अब देखिए, अब प्रेरण प्रदान किया जाएगा। अच्छा, प्रेरण मतलब क्या है गुरुदेव? थोड़ा समझा दीजिए, उसके बाद बताइएगा। मेरे जवाब देखिएगा, हमारे अंदर पढ़ाई करने की क्षमता है और पढ़ाई न करने की भी क्षमता है, हमारे अंदर सब कुछ है। लेकिन हमारे अंदर तब तक पढ़ने की ललक नहीं आती जब तक हम पड़ोसी के बच्चे से प्रेरित ना हो जाए। अगर पड़ोसी का बेटवा निकाला गुरुदेव, ग्रुप डी का एग्जाम तो अरे हम निकालेंगे, सफाई कर्मी का एग्जाम चाहे जो हो जाए। हमारा पड़ोसी बेटवा अगर डॉक्टरी बना तो गुरुदेव हम भी कल डॉक्टरी बनेंगे, पढ़ाई करेंगे।
मतलब जब तक वो डॉक्टर नहीं बना तब तक आपको प्रेरणा नहीं मिली। मतलब कि कुल मिला के वो जैसे ही बना आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आपके अंदर गुण है लेकिन आपने निकाला नहीं। कब तक नहीं निकाला? जब तक कोई दूसरा आपको प्रेरित नहीं किया। यानी कि हमारे अंदर धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। जब हम किसी वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित वस्तु को पास ले आते हैं तो हमारे अंदर आवेश उत्पन्न होता है। अगर धनावेशित है तो ऋणावेशित आपस में आकर्षित करेंगे, ऋणावेशित है तो धनावेशित आपस में आकर्षित करेंगे। तो जब कोई अन्य आवेशित वस्तु को अपने पास ले आते, किसी भी उदासीन उदासीन मतलब अभी हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उदास हैं, हमारे अंदर पढ़ने की कैपेसिटी बस हम उदास है। जब वो यूपीएससी क्वालिफाई किया तब दिन हम भी उससे प्रेरित होके पढ़ना शुरू कर दिए। तो क्या हो गया? प्रेरण हो गया। यानी कि सीधा कह सकते हैं कि जब किसी अनावेशित वस्तु के समीप आवेशित वस्तु को ले आ जाता है तो अनावेशित वस्तु के समीप सिरे पर आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश एवं दूरस्थ सिरे पर आवेशित वस्तु के समान आवेश उत्पन्न होता है और इन्हीं आवेश को प्रेरित आवेश कहा जाता है। और इसी आवेश को प्रेरित आवेश कहा जाता है। समझिएगा कैसे? अरे गुरुदेव कुछ नहीं बा, हमने क्या किया कि पहले ही हमारा क्या था? अनावेशित वस्तु था, इसमें आवेश थे बट ये उदासीन था। ठीक है ना? एक सिरा ए है, एक सिरा बी है। अभी ये हमारा क्या था? अनावेशित था। मैंने एक धन आवेशित कांच की छड़ को इसके पास ले गया, ये धनावेशित है। अब इसमें जो आवेश है, अगर ये धनावेशित है तो ऋणावेशित आवेश ए पर आ गए और धनावेशित आवेश बी पर आ गए। किस पर आ गए बेटा? बी पर आ गए। और इस पर क्या उत्पन्न हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। इसी को क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश कहते हैं। प्रेरित आवेश कहते हैं। देखिए अब जो इसमें था इसका दूरस्थ एक धनावेशित हो गया, इसके पास क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। यही हमारा बेटवा क्या है? प्रेरित आवेश है। यही हमारा क्या है? प्रेरित आवेश है। समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वहीं पे धात्विक गोले पर आवेशन की बात करें तो दो धात्विक गोले थे हमारे, क्या थे? कोई भी आवेश नहीं था, मतलब उदासीन थे। हमने इस पर एक धनावेशित कांच की छड़ इसके पास ले गए, इस गोले पर ऋणावेश आ गया, इस गोले पर धनावेश आ गया। यानी कि ये क्या हो गए? हमारा हमारा क्या हो गए? प्रेरित आवेश हो गए। यानी कि इस धनावेशित छड़ के कारण इसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है। इसी को प्रेरित आवेश कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा धन आवेशित और ऋण आवेशित परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये आपको पूरी चीजें समझ में आई कि नहीं? क्या सब मैंने आपको बताया? एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट। सबसे पहले आवेश का क्वांटम बताया, Q बराबर NE, ठीक ना? उसके बाद आवेश के उत्पन्न करने की विधियां क्या क्या है? रगड़ के उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा गुरुदेव चालन, मतलब कि हम किसी को अपने साथ रहते रहते सिखा दें, दे दें चालन के द्वारा। और तीसरा क्या है? प्रेरण के द्वारा हम लोग किसी वस्तु में आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आवेशन की बेटा 3 विधियां थी। क्लियर है ना? क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक जुड़ता है कूलाम का नियम। कूलम्ब ला, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अब पेपर में तगड़ा वाला यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये क्या है बेटवा? कूलाम का नियम करजवा है। कूलाम का नियम होता क्या है? कूलम्ब का नियम होता क्या? बहुत सिंपल समझाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सबसे बात देखिएगा कि सर चार्ज आग्नेयस्तर, क्या है? आग्नेयस्तर कूलाम नामक वैज्ञानिक द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्यरत होता है। मतलब समझिएगा कि जो गुलाम साहब थे, गुलाम का नियम है ना, हाँ, जो गुलाम साहब थे, सर चार्ज आगस्ते गुलाम साहब थे, उन्होंने बताया, क्या बताया कि जब दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हों, मान लीजिए हमारे दो आवेश क्या हैं? हमारे दो आवेश क्या हैं? एक हमारा ये ए पॉजिटिव आवेश है, दूसरा बी क्या है? हमारा निगेटिव आवेश है। अब इनके मध्य आकर्षण होगा। क्यों आकर्षण होगा? क्योंकि ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित। अब मान लीजिए इनके बीच प्रतिकर्षित होगा कब? जब धनावेशित या ऋणावेशित होंगे।
इसी को उन्होंने बताया था, किसने? गुलाम साहब ने अपने नियम में, कि मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा बेटा? उन्होंने ये कहा कि जब दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। किसने कहा? गुलाम साहब ने किया। अब इन नियम के अनुसार क्या होता है आगे देखेंगे, उसके पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि यह आकर्षण बल विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। कैसे कैसे हो सकते घटक, उस पर चलिए। इस नियम के अनुसार सबसे पहला पॉइंट में ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में एक आपने Q1 आवेश लिया, दूसरा क्या लिया? Q2 आवेश लिया। अब इन आवेशों के मध्य आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल, तो उस बल को क्या बोलेंगे? F बोलेंगे। इनकी कोई बीच की दूरी होगी, स्मॉल r है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि दो आवेशों के मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत आकर्षण बल F, दो आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत कार्यरत बल F दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू QT। मतलब कि दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान कम होगा, दूरी घटाएंगे तो बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। मतलब कम हुआ अधिक, ज्यादा हुआ तो कम, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण 1। अच्छा ठीक है। अब दूसरा क्या इन्होंने बोला कि दो आवेशों के मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत आकर्षण बल F दोनों आवेशों की मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने एक तो इसके इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये अपना क्या बेटा? समीकरण 1। और ये करेजवा क्या है अपना? समीकरण 2। समीकरण 2। अब समीकरण 1 में देखेंगे और 2 में, तो ये F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और ये क्या? व्युत्क्रमानुपाती है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इधर भी F और इधर भी F, तो ये अगर F F है तो ये एक दूसरे क्या हो जाए? बराबर हो जाएंगे। यानी Q समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा? टोटल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। क्या हो जाएगा? r²। ये हमारा क्या है? मेन फॉर्मूला है किसका? कूलाम का। ये भी हमारा क्या है? कूलाम नियम का फार्मूला है। कूलाम नियम का क्या है? फॉर्मूला है। अब पूरा हम यहाँ पे दोनों कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन क्या कर सकते हैं? कंबाइन ये कर सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत जो बल है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके मध्य बीच की दूरी के, इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना? अब ये जो अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो के एक क्या मिलेगा? नियतांक मिलेगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला। और ये अपना क्या बेटा? सेकेंड फॉर्मूला है F बराबर के इंटू Q1 Q2 अपान r²। जहां पे के क्या है? कूलाम नियतांक या स्थिर विद्युत स्थिर वैद्युत बल नियतांक, स्थिर वैद्युत बल नियतांक। ये ध्यान दीजिएगा। इतना क्लियर है ही नहीं? एक बार से बच्चे कमेंट करेंगे इतना क्लियर है ही नहीं। हमारा जब हमारा अनुक्रमानुपाती हटा तो के एक नियतांक मिला, तो F बराबर के इंटू Q1 Q2 अपान r², जो के क्या है? कूलाम नियतांक या स्थिर वैद्युत बल नियतांक है। अब देखिएगा के का मात्रक देखें, किसमें देखें? अगर सीजीएस पद्धति में हम इसका मात्रक देखें, अगर अब इसका मात्रक हम सीजीएस पद्धति में देखें, ध्यान देना, इसका मात्रक अगर देखें हम लोग सीजीएस पद्धति में, जो के का मात्रक होता है वो क्या होता है? 1 होता है। सीजीएस पद्धति में हमेशा के का मात्रक क्या होता है? 1 होता है। तो उठा के रख दीजिए। तो F बराबर Q1 Q2 अपान r², एक फॉर्मूला मिल जाएगा। किसमें? इन सीजीएस पद्धति। अगर सीजीएस पद्धति में फॉर्मूला लगाना है F बराबर Q1 Q2 अपान r², क्योंकि सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होता है? 1 होता है। और एमकेएस में के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। आपको ये चीजें कहीं मिलेगी नहीं, बट हम आपको दे दे रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। ध्यान देना, अगर हम सीजीएस पद्धति में देखें F का मान कितना होता है?
तो आप लिख सकते हैं क्योंकि सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है, इसीलिए इस फॉर्मूले में के के स्थान पे 1 रखेंगे तो F बराबर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आप कभी देखे होंगे फॉर्मूला तो किसमें होता है, सीजीएस में। सीजीएस में के का मान हमेशा 1 होता है। एमकेएस में कभी-कभी ये फॉर्मूला मिलता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये कब मिलता है, ये एमकेएस पद्धति में, क्योंकि एमकेएस पद्धति में के का मान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है ना। वहीं पर एक बात ध्यान देना, अभी हम के बारे में देखेंगे आगे और देखेंगे। उसके बाद यहीं पे टंग आ रहा है, टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, अपसाइलम 0। अब यहीं पे एक शब्द आ रहा है अपसाइलम 0, क्या आ रहा है, अपसाइलम 0। ये अपसाइलम 0 क्या है गुरुजी, जो ये बेटा अपसाइलम 0 है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अच्छा, Q1 Q2 क्या है, आवेश है। R क्या है, दोनों बीच की दूरी है। F क्या है, लगने वाला स्थिर विद्युत बल है। आपको पता होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बल है, और ये हमारे क्या है, आवेश है। दो आवेश कौन है, Q1 और Q2 है। आपको पता होगा ये, इसमें कोई लिखवाने की जरूरत है क्या, अरे बिल्कुल भी नहीं यार, ये चीजें आपको पता होगी। ठीक है ना, इतना समझ आया ना। तो हमारा अपसाइलम 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम ये गुरुदेव निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, अपसाइलम 0 क्या है, इसके बारे में पढ़ा देते तो मजा ही आ जाए गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं ये अपसाइलम 0 क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। यानी कि विद्युतशीलता क्या है, विद्युतशीलता क्या है। तो यह माध्यम का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि कितनी विद्युत रेखाएं उस माध्यम से गुजरती हैं। मतलब यह माध्यम का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि उस माध्यम में कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, वही क्या कहलाता है, विद्युतशीलता कहलाता है। विद्युतशीलता को अपसाइलम 0 से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, अपसाइलम 0 से दिखाते हैं। अच्छा, अब गुरुदेव अगर फॉर्मूला देखें क्या होता है इसका, अरे भैया कुछ नहीं होता, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। अब ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, हटा देंगे तो एप्सिलॉन 0 अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान के, यानी कि हमारा जो निर्वात की विद्युतशीलता होता है वो कूलाम नियतांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का विद्युतशीलता का मात्रक पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये सी क्या बेटा, कूलाम है, क्या है, कूलाम है। तो इसका होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये याद कर लीजिए, ये आता है, ये विद्युतशीलता का मात्रक आता है, ये याद कर लीजिएगा क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, बीमा की बात करें, बीमा की बात करें तो बीमा इसका क्या होता है, इसकी बीमा होती है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2 होता है। किसका, एप्सिलॉन 0 की बीमा, यानी कि विद्युतशीलता की बीमा क्या होती है, m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 और a के पावर 2 जो होता है, ये एप्सिलॉन 0 की बीमा होती है। अगला, एप्सिलॉन 0 का मान यानी कि विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो याद कर लीजिए विद्युतशीलता का मान वो कितना होता है, तो आपका होता है बेटा यहाँ पे 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान देना, हमारा एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का मान मतलब कि विद्युतशीलता का मान, तो 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो ये मान उन याद कर लीजिएगा खूब अच्छे से, ये बीमा याद कर लीजिएगा, ये मान याद कर लीजिएगा, और ये अपना मात्रक याद कर लीजिएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अब एक टर्म आया था के, अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो कूलाम नियतांक के क्या है, कूलाम नियतांक, उसका भी मान देख लेते हैं, मात्रक देख लेते हैं, सारी चीजें देख लेते हैं। चलिए के का यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो के का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भैया मैंने आपको बताया कि F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। के को यहीं लिखिए, इसको गुणा में कर देंगे, यहाँ पे भाग में गुणा में चला जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, और ये गुणा में है भाग में चला जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा, के का सूत्र क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। तो ये इसका के का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अच्छा, के का मात्रक क्या होता है, मतलब कि कूलाम नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो आप नोट कर लीजिए कूलाम नियतांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये किस में होता है, एम के एस में होता है।
एमकेएस में हमारा के का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अच्छा, सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है, ये एमकेएस में है, ये एमकेएस में है, सीजीएस में क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम का होल स्क्वायर। सीजीएस में के का मात्रक क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टैट कूलम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कूलम स्क्वायर है, कूलम स्क्वायर एमकेएस में होता है, सीजीएस में कूलम को ही कहते हैं स्टैट कूलम का स्क्वायर। ये स्टैट अलग से मत लिखिए, स्टैट कूलम पूरा होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एमकेएस में न्यूटन होता है और जब सीजीएस में जाएंगे तुरंत डाइन हो जाता है, उसी प्रकार एमकेएस में हम लोग कूलम बोलते हैं और सीजीएस में स्टैट कूलम बोलते हैं। कोई डाउट है का, कोई डाउट है का? ना गुरुदेव कोई डाउट नहीं। अच्छा, के की बीमा क्या होती है, के की बीमा होती है m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर -4, a के पावर -2। ये क्या होती है, k की बीमा होती है। k का मान कितना होता है, याद कर लीजिए, k का जो मान होता है 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये क्या होता है, k का मान होता है। k का मान याद कर लीजिए बेटा कितना होता है, तो k का मान याद कर लीजिए 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे थोड़ा नीचे है, ऊपर लेंगे, के का के की प्रकृति पर निर्भरता, मतलब कि के की प्रकृति पर क्या निर्भरता होती है, तो के का जो मान होता है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। पेपर में आता है क्या, के किस पर निर्भर करता है, तो के का जो प्रकृति होता है ये माध्यम के मान पर निर्भर करता है, मतलब वो माध्यम कैसा है अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने, ये सेकंड लेक्चर था, एक बात ध्यान देना, अभी इसका कंपाइल वन शॉट आएगा, मतलब जो मैं लेक्चर 1 पढ़ाया हूँ, लेक्चर 2 पढ़ाया हूँ, लेक्चर 3 पढ़ाया हूँ, लेक्चर 4, लेक्चर 5 सभी को कंपाइल करके जोड़ के आपको वन शॉट हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अपना कल लेक्चर 1 था, ये लेक्चर 2 है। अब पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच से, तो एक अपना रामायण बैच है जो कि आपको 500 रुपये मिल जाए, 501 रुपये में। वहां पे आपको कंप्लीट वन शॉट वीडियो पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। आपका सिलेबस चल ही रहा है और उसके हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 नवंबर से महाभारत बैच है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो जो 1 नवंबर से महाभारत बैच लाइव चलेगा उसमें आने वाले आपको पेपर हम देंगे जो कि 100% बोर्ड में फंसेंगे, गारंटी ये शिवम देता है। सर वो कब से शुरू होगा, 1 नवंबर से, एकदम तगड़ा वाला बैच बेटा, ज्वाइन करिएगा महाभारत बैच, ठीक है ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल पे स्टोर से एसके मिशन एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जाके ज्वाइन करिए महाभारत बैच एंड रामायण बैच। और ध्यान देना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे सारे सारे आपको पीडीएफ मटेरियल बेटा आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हैंड रिटन नोट्स पे पढ़ाने का एक यूनिक तरीका मैं आपको देता हूँ, जो कि जबरदस्त तरीका होने वाला है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।